हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा, जैसा कि क्लास 12 का लेक्चर नंबर चैप्टर 1 का हम कई लेक्चर दे चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने कई सारी चीज़ों को अब तक जहाँ तक डिस्क्राइब किया हुआ है, जहाँ तक हमने स्टडी कर ली है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आपको लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है और उसके आगे हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की कुछ डिफिनेशन हमने एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए बेटा कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होता है। उसके बाद हमने जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे उसमें हमने आपको बता रखा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो चैप्टर का पार्ट चल रहा है वो असेक्सुअल में चल रहा था। अब तक जो पिछले लेक्चर तक हमने देखा वो असेक्सुअल का, और हमने कंप्लीट भी किया अपने 5 और 5th लेक्चर में कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और हमने बताया था बेटा कि आपको उसके आगे तो हम लेक्चर नंबर 6 में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हमने अब तक क्या स्टडी कर ली है और उसमें क्या क्या दे रखा हुआ था। कुछ क्वेश्चन आपको जो डाउटफुल होंगे वो मैं आंसर दे दूंगा, कमेंट में आप लिख भेजिएगा बेटा। तो हमने देखा आपको कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या कंडीशन थी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था क्या, इंडिविजुअल इसको पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा वो सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, जैसे आपको जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था, अर्थात कह सकते हो प्रोटोजोअन्स एंड प्रोटिस्टा एंड मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, कुछ फंजाई, सिंपल फंजाई, सिंपल प्लांट्स एंड एल्गी, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो मेथड अपनाते हैं वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। अब इसमें आपको ये देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंडीशन ये देखने को मिलती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा क्या कि उसमें कितने टाइप से वो कर सकते हैं। तो उसके भी कई टाइप के मेथड थे, हमने उस मेथड को हमने देखा डिटेल में जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था। हमने देखा बाइनरी फ्यूजन के बारे में कि अमीबा, पैरामीशियम, एमिग्यूलिना जो होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमने मेथड देखा था आपको बडिंग द्वारा कि बाय बडिंग, वो किस में होता है बेटा, ईस्ट में होता है, वो याद होगा हमने लेक्चर के दौरान बता रखा था कि ईस्ट में आउटर ग्रोथ होती है, एक बड नुमा फॉर्मेशन होता है आउटर ग्रोथ की वजह से, और वो बड इनिशियली क्या होता है, अटैच होता है, कुछ समय बाद वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो वो बडिंग द्वारा हुआ। उसके बाद आपको हमने क्या बताया था, आपको स्पोरुलेशन, कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसके द्वारा हमने बता रखा था। फिर उसके बाद हमने बताया था बेटा आपको वेजिटेटिव और एक बताया था फ्रेगमेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव, उसके बाद हमने स्पोरुलेशन, बडिंग एंड स्माइली फ्यूजन, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रकार से विधि होती है या मेथड होता है, उसके द्वारा अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग टाइप से आपको करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं बेटा लेक्चर नंबर अपने 6 पे, और जो हमने बता रखा था कि आपको स्टार्ट करेंगे। और हाँ याद रखिए तो हमने फिर उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमने बता रखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बारे में हमने बता रखा लगभग 4-5 दिया होगा कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्थात लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे एग्जामों में देखा है कि उसके पूछे जाते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमको याद है कि आपको नोट सारे प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल आप लेक्चर मेरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना, और आपके पास वो एनसीईआरटी होनी चाहिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन आपको डिस्क्राइब करता हूँ बेटा। आप घर पे जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं हो सकता। इसलिए आशा करता हूँ कि आप घर पे रेगुलरली आप लेक्चर सुनकर आप अच्छी तरीके से क्या होते हैं पढ़ते होंगे। तो हमको क्या करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज का टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है, जिसे आप कहते हो लैंगिक जनन।
लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि उस क्वेश्चन के आंसर जो हमने लेक्चर में पढ़ रखा है आपको रिपीट भी होता रहेगा। उसमें हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा कि जो आपको उसके एग्जाम्पल्स जो भी आपको कहेंगे कि वो लेक्चर सुनकर उसके बाद ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर क्लियर करेगा, ताकि आंसर आप बिल्कुल राइट दें और अच्छे से दें। तो पहले ध्यान रखिएगा, आपका ये पॉइंट होगा कि ये बताइएगा कि एपोमिक्सिस क्या होती है, इसके लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको याद करना है बेटा, हमने बताया था क्लोन। व्हाट इज क्लोन? क्लोन वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? तो आज के लिए आपको इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन दे रखे हुए, एपोमिक्सिस एंड सेकेंड आपका है क्लोन। व्हाट इज एपोमिक्सिस, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, सिर्फ वर्ड यूज करना है, कुछ बताना नहीं। एपोमिक्सिस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, और दूसरा क्लोन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शायद आपको लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, और कल बाद लेक्चर कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल दीजिएगा एपोमिक्सिस क्या होती है एंड क्या होता है कि आपको क्लोन वर्ड किस लिए यूज किया था। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा आपको बिल्कुल हमने वही बताया कि जो एनसीईआरटी में है उसी करेंगे, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत समझने के लिए बाहर हम जा सकते हैं, लेकिन जो भी एनसीईआरटी कहते हैं हम उसी चीज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कि आपको क्या क्या कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, इन दिस मेथड या फिर इन दिस प्रोसेस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट डाउन किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन में आपको इस विधि में आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो गैमेट कौन कौन होते हैं, मेल गैमेट होता है एंड फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली लाइन है एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या होता है कि क्या बनता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल गैमेट बनता है। ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपको इंसान ने बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया हुआ कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या करता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट या तो सेम इंडिविजुअल बना सकते हैं, कोई एक ही इंडिविजुअल फॉर्मेशन करता है, या फिर इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, मेल वाला अलग हो सकता है, फीमेल वाला अलग हो सकता है। तो जनरली ये ध्यान रखिएगा कि इनमें कंडीशन आपको समझने के लिए देखना है कि मेल गैमेट जैसे आपको क्या होता है इस प्रोसेस में आपको अर्थात कह सकते हो कि 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन 2 इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। उसमें क्या होता है, इनमें ध्यान रखिएगा एक मेल होगा बेटा, ध्यान रखिएगा इसको समझने के लिए, मेल होगा एक फीमेल। इसमें 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे। मेल क्या करेगा, मेल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट फॉर्म करेगा, मेल गैमेट, एंड फीमेल जो गैमेट बनाएगी उसको हम कहेंगे क्या, फीमेल गैमेट कहेंगे, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट करेगा। तो अब ध्यान रखिएगा ये दोनों इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा, ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई एक सेम इंडिविजुअल है, वो मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल आपको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे भी ऐसी दशा में भी वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको इसमें क्या हो सकता है, एनिमल्स इस इंडिविजुअल में आपको देखा गया कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, या तो सेम इंडिविजुअल करेगा। जैसे सेम इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं जैसे आपको अर्थवर्म का नाम सुनो, केचुआ होता है एंड लीच होती है, जिसे बोलते हैं इंडियन लीच, जो आपको क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, मोनोसियस जिसे कहते हैं। तो उनके लिए आपको ध्यान रखिएगा कि अर्थवर्म के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मोनोसियस।
मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब ये होता है उनमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों बनाता है। याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों बनाता है। फिर उसके बाद या फिर इसको मोनोसियस करिए या फिर आपको कहा जाता है बेटा मोनोसियस कहा जाता है। मोनोसियस का मतलब एक ही इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करता है। जैसे अर्थवर्म हुआ, अर्थवर्म के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अर्थवर्म में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है, उसको किसी दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करता है कि बेटा अपने मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। और दूसरा क्या होता है, एक इंडियन डिश के बारे में, वो भी आपको इसका एग्जांपल है मोनोसियस का। मोनोसियस का मतलब हुआ, मोनो मतलब एक ही, सेम इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही इंडिविजुअल। तो ये एक्सेप्शन में रेयर केस होता है, लेकिन जनरली हमको क्या करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, टू इंडिविजुअल या टू पेरेंट्स, टू पेरेंट पार्टिसिपेट। टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। मतलब इसमें दो इंडिविजुअल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोनोसियस मोनोसियस क्या कहते हैं, मोनोसियस के लिए होता है जो आपको बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहा जाता है। मोनोसियस कहिए या उसको कहा जाता है बेटा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एनिमल्स का मतलब ये हुआ कि जिसके पास दो सेक्स ऑर्गन हो, इंडिविजुअल वन सिर्फ मतलब एक ही हो और उसके पास सेक्स ऑर्गन आपको दो हो, तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस वर्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस। इनमें भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इसका एग्जांपल आपको अर्थवर्म होता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हो बेटा, अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म जिसे केचुआ बोलते हैं। और उसके बाद जिसका जूलोजिकल का नाम होता है फेरेटिमा प्रोस्टोमा, और एक होती है लीच, इंडियन लीच होती है, लीच जो होती है। ये दोनों एग्जांपल आपको होते हैं मोनोसियस के, बाइसेक्सुअल एनिमल है। इनमें भी आपको क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे कहानी क्या देखते हैं कि उसके बाद हमने देखा कि दो पेरेंट भाग लेते हैं, जिसमें आपको एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये दोनों जो इंडिविजुअल होंगे अपोजिट साइड के, ये जो गैमीट्स होते हैं, जैसे ही दोनों गैमीट्स बनेंगे अपोजिट सेक्स वाले इन दोनों पेरेंट्स में, ये दोनों आपको बेटा क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज कर जाएंगे। ऐसे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जैसे ही फ्यूज करेगा मेल एंड गैमीट, अर्थात कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड दिस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। हमने सेक्सुअल के दौरान भी जब डिफरेंशिएशन हमने देखा था, वहां भी बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमीट तो गैमीट्स का फॉर्मेशन असेक्सुअल में रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन उनका फ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फ्यूजन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड कह सकते हो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तो ये फ्यूजन आपको कर लेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट को, इसको कहा जाता है इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसके उपरांत क्या बनता है बेटा, आपको जाइगोट बनेगा। ध्यान रखिएगा, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होगा फिर से फर्टिलिटी में क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और जाइगोट आपको क्या बनाएगा, जाइगोट से ही आपको बनेगा न्यू इंडिविजुअल। न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब इसमें कंडीशन ये देखो आगे कि इसकी सेक्सुअल का मेथड का प्रोसेस है। तो इसमें हमने देखा दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, वन पेरेंट्स भी हो सकता है, लेकिन इसमें टू पेरेंट्स भाग अपोजिट सेक्स के होते हैं, जिनमें आपको क्या होता है, मेल गैमीट बनता है, फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमीट का। इन गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड जाइगोट क्या करता है, इसी जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद वह न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। अब कंडीशन आपको आती है ये कि ये जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, वो सेम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। क्योंकि हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल जो बना था वो बिल्कुल आपको वो क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी होता है अपने पेरेंट्स के समान। तो उस पर हमने क्वेश्चन भी दे रखा था, आपको कमेंट में लिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंडीशन है कि ये वेरिएशन आता है, ये वेरिएबल, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं बेटा ऑफस्प्रिंग। ध्यान रखिएगा, ये ऑफस्प्रिंग वर्ड जनरली आपको उन क्या कहते हैं संतति कोशिकाओं के लिए यूज किया जाता है जो अपने पेरेंट्स से या अपने अंदर देमसेल्फ से क्या होती है, अलग बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसलिए ऑफस्प्रिंग वर्ड किया जाता है। जबकि असेक्सुअल के लिए हम ऑफस्प्रिंग नहीं करते हैं वर्ड यूज। तो उसमें देखिएगा ये बिल्कुल वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल होता है और इस तरह से इसके लिए ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज किए गए। अब कंडीशन आती है कि ये वेरिएशन क्यों आता है, तो आपको थोड़ा सा हम इंटर फर्स्ट ईयर के वाले प्रोसेस में चले जाते हैं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी गैमीट बनेगा, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हमने बता रखा था किसी लेक्चर में, हमने बताया होगा स्पोर एंड गैमीट्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जो गैमीट बनते हैं जनरली सेल डिवीजन, आप पढ़े होंगे कि जो सेल डिवीजन होता है वो आपको दो टाइप्स का होता है, एक माइटोसिस होता है एंड एक मियोसिस होता है। तो उसको फिर से हम रिपीट करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। तो ध्यान रखिएगा जो माइटोसिस होगा, चलिएगा एक सेकेंड आप नीचे नोट कर लीजिएगा। एक होता है माइटोसिस होता है, बेटा शोर मत मचाओ, शांति से बैठो। माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। देखिएगा जो माइटोसिस होगा वो ओनली ग्रोथ के लिए होता है, वो सोमैटिक सेल्स में आपको डिवीजन करता है और वो क्या करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए होता है। जबकि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो फर्दर गैमेट फॉर्मेशन अर्थात इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। वहां पे जब हमने सोसाइटी पढ़ा होगा तो वहां पे जरूर बताया होगा, माइटोसिस मियोसिस को पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मियोसिस के द्वारा ये जब भी गैमेट बनेगा तो इसमें क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी। ध्यान रखिएगा इनमें मियोसिस होगी और मियोसिस के दौरान ही क्या करता है, ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो अब कंडीशन हमको ये समझ में आ रहा कि ये आपको वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस जब भी होगा, ध्यान से सुनिएगा कि मियोसिस जब भी होता है सेल डिवीजन का, उनमें जब गैमेट बनेगा तो मियोसिस की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा हुआ है कि उसके भी सब फेजेज होते हैं, उसकी एक पैकेटिंग स्टेज होती है जिसमें क्या करनी है, एक इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है जिसको बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा हमने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर में कि आपको क्या कंडीशन करती है, क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, आपको इंटर रिलेशनशिप अपना लेते हैं। अर्थात जैसे हमारे पास क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हमारे पास हमारे पेरेंट्स के 50% हमारी मदर के, 50% हमारे फादर के क्रोमोसोम्स आए होंगे। लेकिन क्या होता है वो क्रोमोसोम्स में जब गैमेट्स बनते होंगे तो फादर और मदर के जो फादर के जो गैमेट्स हमारे, जब मियोसिस हमारे गैमेट बनेंगे तो दोनों क्या होते हैं बेटा, आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग मतलब आधा जीन्स उसमें चला जाएगा, आधा जीन्स में। हमने क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा बहुत बता रखा होगा इंटरफेस। तो उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशन आता है। तो ध्यान रखिएगा वेरिएशन किसकी वजह से आया, उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो क्रॉसिंग ओवर आपको प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वेरिएशन के लिए होता है और इसमें नए आपको रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक ही और वो अपने क्या होते हैं, अपने भी क्या होते हैं इंडिविजुअल, जैसे एक ही पेरेंट्स के कई संतानें हैं, एक ही पिता के कई 4-5 संतानें हैं, तो उसमें बेटा शांत रहो तुम लोग, आयान शांत रहो, लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है।
तो उसमें क्या हुआ कि सारे के सारे जो संतानें होती है वो एक समान नहीं हो सकती। जैसे एक पेरेंट्स उसके 4 पुत्र हैं, तो आप अपने में कंफ्यूजन कि आपका भाई आपके समान बिल्कुल नहीं होगा, आपकी बहन आपके समान नहीं होंगी, सारी बहनें एक समान नहीं होंगी, उसमें वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन जो होता है उसका सोर्स होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? मियोसिस की वजह से। अगर मियोसिस हुई नहीं होती तो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है इनमें तो उनमें क्या होता है? वो वेरिएशन आ जाता है। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब एक क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन आता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? ये वेरिएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा इवोल्यूशन में। ध्यान रखिएगा कि इवोल्यूशन जो होगा, इवोल्यूशन में क्या करता है? ये क्रॉसिंग ओवर बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो इवोल्यूशन के दौरान क्या होगा कि जैसे जैसे आपको सपोज दैट रिप्रोडक्शन होता गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता गया, तो कंडीशन ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कंटीन्यूअस बनता रहता है, और एक समय ऐसा आती है कि नया क्या होता है? स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम जब इवोल्यूशन का पढ़ेंगे, इवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशन आप जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो उस जैव विकास में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको वेरिएशन कैसा आता है। ठीक है, वेरिएशन पे बड़ा फोकस दिया गया है। तो अब कंडीशन इसमें ये कंडीशन आई, वेरिएशन में आपको ये कंडीशन आई, शांत बिल्कुल शांत, अब बोलना मत, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर के बाद वेरिएशन आया। वेरिएशन में आपको क्या कंडीशन आएगी बेटा? वो मेल एंड जो ऑफस्प्रिंग था वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं था, जिसकी वजह से आपको क्या होता था कि वेरिएशन की वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं बेटा कि जैसे आपको एक और एनसीईआरटी के अगले पॉइंट पे चलते हैं कि उनमें आपको क्या होता है, जैसे नेचुरली आपको प्लांट्स, कुछ एनिमल्स सारे आपको दिए हुए, जैसे इस तरह आप दिया है कुछ आने में प्लांट, एनिमल्स और फंजाई। ये अगर देखा जाए प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये सारे के सारे आपको जो हर क्लास के प्लांट्स हैं, हर क्लास के इंडिविजुअल्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनमें जो मॉर्फोलॉजी तरीके से अगर उनका एनाटॉमी देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। प्लांट का बिल्कुल हमसे मैच नहीं करता, हमारा स्ट्रक्चर प्लांट से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है, वो जो पैटर्न होता है बिल्कुल सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो मोड इवेंट्स आते हैं, वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे इंडिविजुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल का करते हैं, वो सारे एक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला अलग होगा और प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होगा और फंजाई का अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम सारे इंडिविजुअल को, जो भी इंडिविजुअल इस मेथड को अपनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, वो सारे का सारा मेथड आपको एक ही समान होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था आपको एनसीईआरटी में। अब आपको एनसीईआरटी के आगे जाते हैं, थोड़ा सा जो फेजेस के बारे में देखा था, जो इन्वॉल्व किया है कि कोई भी इंडिविजुअल होगा, सारे के सारे इंडिविजुअल बेटा आपको एक ग्रोथ फेज से होकर गुजरते हैं। उनमें एक फेजेज आते हैं, ग्रोथ फेज से होकर गुजरा, और वो फेज जब वो ग्रोथ करता है तो उस फेज को हमने बता रखा था जुवेनाइल फेज कहते हैं। जिसमें आपको ग्रोथ होता है उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज कहा जाता है। जुवेनाइल फेज कहा जाता है। उस फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि वो किशोरावस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये इंडिविजुअल ग्रोथ से होकर गुजरता है और प्रवेश करता है मैच्योरेशन में, अर्थात जुवेनाइल ग्रोथ फेज और फिर उसके बाद मैच्योरिटी से गुजरता है। तो जैसे ही मैच्योरिटी में आएगा, जैसे ही मैच्योरिटी में आएगा वो आपको रिप्रोडक्शन करेगा। अर्थात मैच्योरिटी फेज को ये हमने बता रखा होगा, रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसमें वो रिप्रोडक्शन क्या लेता है और इसके बीच के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि आपको रिप्रोडक्टिव फेज को हम बीच के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बेटा आपको प्यूबर्टी एज होती है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उस समय हमेशा क्या करता है इंडिविजुअल अलग अलग बिहेवियर शो करता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें कई टाइप्स के आपको क्या होते हैं कि अलग अलग फॉर्मेशन होता है। तो अब कंडीशन इसमें ये आती है कि कंडीशन ये आती है कि बेटा रिप्रोडक्टिव फेज होता है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होता है तो आपको ओल्ड एज आती है, एडोलसेंस, इसको एडोलसेंस बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे वो खत्म होता है तो फिर ओल्ड एज आती है, सेनेसेंस आ जाता है। तो ये तीनों फेज जो होते हैं, सेनेसेंस कहते हैं बेटा,
सेनेसेंस या ओल्ड एज। ओल्ड एज का अंतर, तो ध्यान रखिएगा हमने 3 फेज से होकर गुजरना होता है और फाइनली उसके बाद वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो इस फेज में आपको रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मेच्योरिटी आती है तभी रिप्रोडक्शन होता है, उसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं। सेनेसेंस, उसके बाद ओल्ड एज हो जाती है। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज आपको समाप्त होता है तो वो इंडिकेट करता है आपको ओल्ड एज में प्रवेश कर गया, एडोलसेंस सॉरी सेनेसेंस एज में प्रवेश किया। तो इस तरह से आप फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस आपको होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म में आपको क्या होता है कि पाया जाता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है जो जुवेनाइल फेज है, इसको बेटा ध्यान से नोट करिएगा। इन एनिमल, ये एनिमल के लिए यूज की जाती है। जबकि क्या होता है, जो आपका एनिमल के लिए यूज किया जाता है और प्लांट के लिए आपको जुवेनाइल फेज का वर्ड का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा कि इसके स्थान पे आपको यूज किया जाता है बेटा वेजिटेटिव फेज। सॉरी बेटा मार्कर काम नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है बेटा आपको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो ध्यान रखो कि जुवेनाइल फेज और उसके बाद वेजिटेटिव फेज, ये सारे आपको क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और हमने ये थोड़ा सा आपको आउटलाइन बताया। आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम होंगे बेटा, जिसका इस लेक्चर के आगे हम कंटिन्यूस करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई इस लेक्चर के दौरान। मैं आशा करता हूँ कि अब क्लियरली ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखो बेटा कि सेक्सुअल में नियर अबाउट उसका फंडामेंटल आपको समझ में आया होगा कि 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं बेटा। फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्यूजन के बाद आपको जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप होगा और ऑफस्प्रिंग बनेगा। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बेटा बिल्कुल आपको जो संतानें बनेंगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के एक समान नहीं होंगी, जिसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं। और वेरिएशन होता है। वेरिएशन वो क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस के डिवीजन की वजह से होता है। मियोसिस डिवीजन में आपको हमने बता रखा हुआ इंटरफेस में, मियोसिस के उपरांत आपको क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको क्या होते हैं, क्रॉस ओवर कर जाते हैं, जिससे आपको नए रिकॉम्बिनेशन बनता है, नई जनरेशन, नए नए कैरेक्टर्स आते हैं और आपको क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से नया कैरेक्टर आपको शो करता है, इसलिए वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है। तो ये सब हमने आपको इस लेक्चर में दौरान में देखा। फिर उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चाहे फंजाई हो, चाहे देखने में मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है प्लांट की, एनिमल्स की, सारे की, लेकिन वो कौन सा मोड रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सारे एक समान ही करते हैं, सब में सेम प्रोसेस ही होता है। फिर उसके बाद देखा सारे इंडिविजुअल ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व में, वो बेटा आपको 3 फेज से होकर गुजरते हैं, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी और सेनेसेंस। ग्रोथ फेज को जब उनका ग्रोथ होता है तो उसी को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। और जो आपको क्या होता है कि प्लांट के लिए जो वर्ड यूज करता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद मेच्योरिटी आती है, मेच्योरिटी को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ये इसी दौरान आपको उनका क्या होता है, मेच्योरिटी के दौरान ही रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लो हो जाती है वो आपको फेज स्टार्ट होता है क्या, सेनेसेंस, जिसे ओल्ड एज कहते हैं, और फाइनली ऑर्गेनिज्म डेथ करता है। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना होगा कि आपको रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट्स में कुछ इन्वॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी में कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फेज हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं ग्रोथ के बाद। तो डायरेक्टली आपको देखेंगे कि उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। जैसे ही फ्लावरिंग होती है वो हम समझ जाते हैं कि बेटा आपको मेच्योरिटी या फिर रिप्रोडक्टिव फेज उसका स्टार्ट हो गया, वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह से आपको ये लेक्चर आपको फंडामेंटल थोड़ा बहुत बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस वजह से मैंने कहा अगले लेक्चर से हम पूरा कंटिन्यूस करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आप ध्यान से पढ़िए बेटा, कंटिन्यूस पढ़िए और मेहनत करिए। गुड लक।